राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज मौजूद हैं देव लोहान भाई हरियाणा से और कुमार श्रीकांत जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी। श्रीकांत भाई, देव भाई, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अजीब सा मुकदमा पहुंचा हुआ था। जाटों में एक कम्युनिटी होती है पुनिया, बजरंग पुनिया, हमारे पहलवान जी के गोत्री गोत नाम है उनका, निखिल कुमार पुनिया। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मुझे एक जाट को माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोटा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे ना, पहले तो वो बेचारे एकदम मतलब वो कहते कि यार इससे हास्यास्पद कोई बात हो सकती है? मतलब तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। कोई भी जाट राजपूत ब्राह्मण है कन्वर्ट होके कल को तुमको भाई तुम्हारा धर्म कन्वर्ट हुआ है, तुम्हारी जात वात नहीं हुई है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, तुम ससुरे जाट हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, वकील साहब सारे आज हैरान थे उसकी बात सुन के, निखिल पुनिया की। तो वहां पे दो लोग की बेंच थी, चीफ जस्टिस है इंडिया के सूर्यकांत जी और एक है जस्टिस जोय माल्या बागची। उन दोनों ने बहुत तीखे शब्दों में मतलब उनको डांटा और कहा कि मतलब तुम एक पुनिया हो, तुम कब से माइनॉरिटी हो गए और कौन से वाले पुनिया हो? तो लॉयर बोलता कि जी जाट पुनिया। तो कहते कैसे माइनॉरिटी? और मतलब फिर उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक रिटन ऑर्डर निकालना पड़ा कि इस सब टाइप के फ्रॉड पे 420 का मुकदमा करो। श्रीकांत भाई, आपसे शुरुआत करूंगा। ये मतलब अब तक हम यूजीसी से भी हम उबर नहीं पाए हैं। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी सब बैकफुट पे हैं और पुनिया साहब एक नया राग अलाप रहे हैं कि भैया हम क्योंकि बुद्ध हो गया हूं तो हमको माइनॉरिटी का मतलब ये नए नए तरह की ठगी नहीं है। मतलब नटवर लाल से बड़ा ठग इस पुनिया को मानूंगा मैं। जी श्रीकांत भाई। आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। अब अगला करेगा क्या, आप मुझे बताइए। पहले गली खोदी, फिर सड़क खोदी, फिर मोहल्ला खोदा, फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट खोद दी, फिर लाल किला खोद दिया, फिर खेत खोद दिया। अब साला जब ये सब खोद के भी आरक्षण नहीं मिला तो उसने कहा कि पहले मैं अपनी जात खोदता हूं। तो फिर उसने अपनी जात खोदी। वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाकर कहता है कि साहब मुझे आरक्षण चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट के जजान पूछते हैं, जज साहिबान, कि भाई किस बेस पे आरक्षण चाहिए? तो कहता है साहब क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूँ। जज साहब कहते हैं कि साहब तुम कैसे माइनॉरिटी हो सकते हो, तुम तो पुनिया हो, तुम तो जाट हो, और जाट को कैसे माइनॉरिटी मान ले हम? भाई जाट माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? उसने कहा साहब मैंने कन्वर्जन कर रखा है, मैं बौद्ध हो चुका हूँ, बौद्ध धर्म के नाम पर मुझे अब माइनॉरिटी का एक चाहिए। अब ये बताइए, इतने बड़े बड़े इस देश में मोतिये बैठे हैं, मोती जो होता है, इतने बढ़िया बढ़िया मोतिये बैठे हुए हैं कि अब क्या कहा जाए। आपको पता है एक स्टूडेंट था, उसने क्या कहते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए अपना पंजा काट लिया पैर का। आपको पता है कि नहीं कि विकलांग के कोटे से उसको एडमिशन मिल जाए? आपको पता है? अब एक और देखिए, मैं फ्रॉडगिरी की बात कर रहा हूं। एक आईएएस हुए हैं बेचारे, एक आईएएस हुए हैं जिन्होंने विकलांग के कोटे से आईएएस हो गए और आईएएस होकर उत्तर प्रदेश चले गए। तो आपको पता है उसके बाद वो विकलांग थे, पैर खराब था, पर डांस बहुत बढ़िया करते थे गुरु। अब डांस अच्छा करते थे, गाना भी गाते थे, फिल्मों का चस्का चढ़ा, गाने गाने लगे, सनी लियोनी के साथ डांस कर रहे थे। जौनपुर वाले बाबू साहब। तो ये यार ये कैसी विकलांगता है? अगर विकलांगता इस चीज से नापी जाए तो हर एक व्यक्ति विकलांग निकलेगा। तो आप ये सोचिए। 2024 में जौनपुर से टिकट मांग रहे थे और क्रिकेट मैच के दौरान रन बना रहे थे। हाँ, अब विकलांग है। मैं तो ऐसे लोगों को मानसिक विकलांग समझता हूँ, मानसिक विकलांग है वो। और वो मुझे लगता है कि जो वैसे दिव्यांग है मानसिक तौर पर, वो बेचारे कुछ करने की चाह और कुछ करके गुजरने की उनके दिमाग में होता है। लेकिन ये जो मानसिक विकलांगता है, यानी कि आपको हर बाय हुक बाय क्रुक जो है वो आपको लेना है।
और मैं पुनिया साहब के बारे में क्या कहूँ, मैं तो एक ही पुनिया को जानता था, पीएल पुनिया। पीएल पुनिया साहब आदमी बड़े अच्छे थे, ठीक है, और उनके यहाँ जाओ तो पत्रकारों की बड़ी आव भगत करते थे। अब यार एक दूसरा पुनिया देखा मैंने यार, जो अपने आप को माइनॉरिटी कह रहा है। कल की डेट में ऐसा ना हो कि वो टोपी कटाए और कहे कि साहब मैं तो अब मुसलमान हो गया, और टोपी कटा के टोपी पहन ले, और फिर कहे कि साहब मैं मुसलमान हो गया, अब इस्लाम वाला मुझे आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण के लिए कुछ भी करेगा, आरक्षण की सीट के लिए कुछ भी करेगा। दरअसल ये जो मानसिक विकलांगता है, यानी कि अपने पे कम भरोसा ना होना, ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। और जब आप इतने साइकोपैथ हो जाएंगे कि आप हर प्रकार से बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहेंगे, मुझे लगता है कि आप पे फिर क्या कहा जाए। मैं कैसे व्यक्ति को भी जानता हूँ, लाइट नोट पे कह रहा हूँ, जिसको सरकारी नौकरी मिली, जिसने सरकारी नौकरी को लात मार दी, ठीक है। रेलवे की नौकरी को लात मार दी। तो मैं कैसे व्यक्ति को भी जानता हूँ बहरहाल। तो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए नन्हे भाई, कि देव भाई, आखिर आपको नौकरी क्यों चाहिए। हाँ, देव भाई आप पे आता हूं। देव भाई, आपको नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ एक रिलीजन चेंज करने से माइनॉरिटी रिजर्वेशन मिलना चाहिए है? नन्हे भाई या पहले तो मैं, जी हाँ जी, जी 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 आप जी शुरू करें आप। तो नन्हे भाई पहले तो मैं पुणियों की बता देता हूँ। हमारे जाटों में एक कहावत है कि पुणिया जे कुछ मांग ले तो मुंह तकाड़िए नाना, पाप पड़ता है भाई साहब। पुणिया तो गोत ही पुण्य का है, तो पुणिया कुछ भी मांग लेना, ये तो पाप पड़ गया सारे का सारा, सीधा सीधा ही। अब पुणिया साहब ने मांग लिया तो पुणिया साहब को दे देते, क्या ही फर्क पड़ता है। ये स्कीमें है भाई साहब। और ये स्कीमें पता है कहाँ बनती है? ये बनती है मुखर्जी नगर में। जाटों का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, वो वहां पर बैठ के किताबें पढ़े जा रहा है। 5-5 साल से, 6-6 साल से 2-3 किताबें वही पढ़े जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। को मतलब एक है ना, अंधी दौड़ है हरियाणा में कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। उनकी किताब में अब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अरे भाई कितने आईएएस, कितने आईपीएस रोज फांसी खा रहे हैं, रोज सुसाइड कर रहे हैं भाई, रेल के आगे कूद कूद के मर रहे हैं। तो उसको सफलता का पैमाना मान लिया कि सफल वही होगा जो आईएएस बन गया। अरे भाई आईएएस बनकर परेशान ज्यादा हो रहे हैं लोग, सफल कैसे हो जाएंगे वो? तो इसी उसमें निखिल पुनिया भाई ने भी किसी ना किसी यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, उसकी बातों में आके ये लगा दिया। अब उस भाई को ये नहीं पता था ना कि भाई ये बात है ना, ये पुनियों की बात ना मानने पे पाप पड़ता है, ये जजों को नहीं पता। या तो भाई पहले जजों को बता के आओ कि जजों को सबको पता लग जाए, ताकि वो आप जब भी मांगने जाओ तो वो दे दें आपको। वरना तो भाई फिर पंगा ही होएगा ना ये। अब इन्होंने मना कर दिया है तो जाट तो देखो कुछ करेगा भी नहीं, जाट ने कभी आरक्षण मांगा भी नहीं है। ये आरक्षण वाली भी जो लड़ाई है, ये मांगते हैं चाट चटुए। अब एक तरफ तो ये चाट चटुए कहेंगे जाटों के साथ लग के कि हम जाट हैं, हम तंबू हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम एक आदमी ये कर देंगे वो कर देंगे। यकीनन तौर पर बहुत सारे खुरगा जैसे वीर हमारे यहाँ पे हुए, राजा सुदास जैसे वीर यहाँ पे हुए, विक्रमादित्य जैसे वीर यहाँ पे हुए। फिर ये अगले ही पल ये कहेंगे कि हम तो चंडाल हैं, हमारे साथ तो एक वक्त पर ऐसा व्यवहार होता था कि कुत्तों से सूंघा के हमारी पहचान करवाई जाती थी। अब भाई दोनों बातों में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो तुम इतने ज्यादा शोषित हो सकते हो कि तुमने कभी कुछ नहीं किया, फिर तुम अपना वो क्लेम छोड़ दो कि राजा सूरजमल के वंशज भी हम ही हैं, वीर गोकुला जाट के वंशज भी हम ही हैं। या फिर भाई ये कहना छोड़ दो कि भाई हमारा बहुत शोषण हुआ, हमें आरक्षण चाहिए। अब ये बुद्ध बन गए, और बुद्ध बनने के बाद आरक्षण चाहिए। कल को मैं एक नया धर्म खड़ा कर दूंगा, सुषुमुत। तो सुषुमुत में कह दूंगा भाई मैं तो कल्ला याद हूँ सारे धर्म का ही, और मैं तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी का आदमी का कौन सा कल्ला हूँ। धर्म, कौन सा धर्म, ये तो बताओ। सुषमुत। क्या सुषमा? जी ठीक है। मैं इसमें मैं मैं बीच में टोक रहा हूँ, एक मिनट नन्हे भाई। राव तुला राम रहे हैं, राव तुला राम, राव वो भी तुलाराम। जाठी हैं। हाँ, और दिल्ली में उनके नाम पर पूरी एक सड़क है, जो एक तरीके से कहा जाए कि गुड़गांव और धौला कुआं को जोड़ती है। राव तुलाराम मार्ग है।
मैंने सुना है कि राम मार्क जो थे उन्होंने खूब फाइट किया, सरकार से डिमांड की कि भाई वो खुद ओबीसी से हटना चाहते हैं। वो चाहते थे कि साहब हमें ओबीसी हटा हटा दो, क्योंकि हम दलित नहीं हैं, हम ओबीसी के फैक्टर्स में नहीं आते, हम ओबीसी है नहीं साहब, हम जो है अलग हैं, हम क्षत्रियों के समूह से आते हैं और हम क्षत्रिय, हम सवर्ण हैं। लेकिन आज के जाट अपने आप को साहब कैसे वो दलित क्या महादलित अति शूद्र और मया शूद्र करवाने को तैयार है। नन्हे भाई ये एक बड़ी समस्या नहीं है। मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या पहलवानी में भी जाट का जो कोटा होता है वो चलता है क्या नन्हे? आज तक मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि आज तक खेल में कोई कोटा नहीं था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार पूरे भारत में खेलो इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स गेम होने जा रही हैं और सरकार को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक लेके आए हैं। अब आप सुनिए, अब आप बात को समझिए श्रीकांत भाई। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में पता है किस एरिया के? उड़ीसा के उन दूर दराज इलाकों के शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हिमाचल प्रदेश में वो जो सोलन और जो ऊपर वाला इलाका है जो 6-6 महीने बर्फ में दबा रहता है, उस इलाके के लिए है। मतलब जो सच में सुदूर वो ट्राइबल है ना, उनके लिए आया है। अब एक और ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब में एक और कास्ट आती है हमारे नोएडा गाजियाबाद के अगल बगल की, गुर्जर। एक्सट्रीमली मलाईदार कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के आसपास, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो जो एक था ना कि भाई जो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा आया ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या सवर्णों में जो 10% कोटा एक आया था कि भाई सवर्णों में भी अगर कोई गरीब गुरबा सच में बेचारा वीकर सेक्शन से है तो उसको वो कोटा मिलना चाहिए। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स गेम्स करा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कुश्ती में सारे मेडल और नोएडा गाजियाबाद वाले गुजरों के आएंगे, क्योंकि वो अच्छे मोटे पैसे और मुआवजे वाले। भाई के बाद भाई मुआवजा मिल लो है, भाई BMW ले लो है, मुआवजा मिल लो है, वो मुआवजे वाले हैं सारे, मोटे पैसे कमा रखे हैं। पहलवानी शौक थी, खून में थी, पहलवान है। तो रेसलिंग में तो भैया सारे मेडल मुआवजे वाले जाट गुजर भाई हमारे ले जाएंगे, नोएडा गाजियाबाद और वेस्टर्न यूपी के। लेकिन देखिए गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था ये। अब श्रीकांत भाई एक प्रॉब्लम पता है क्या है, स्पोर्ट्स में आज तक कभी भी हमने ये नहीं देखा कि किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ हुआ। कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो होता ही नहीं है। टीम गेम्स में कभी कभी इल्जाम लगते रहे हैं कि कुछ धांधलियां फेडरेशंस कर जाती हैं, लेकिन आजकल जब से श्रीकांत भाई इतना ज्यादा मोबाइल और कैमरे का कल्चर आ गया है ना कि कोई भी फंसना नहीं चाहता, तो काफी पारदर्शिता हो चुकी है स्पोर्ट्स में। और जो 2-4% बची है वो देखिए जन्मजात कुछ लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, वो सुधर नहीं सकते, तो वही स्पोर्ट्स में उतना बचा है। श्रीकांत भाई मेरा सवाल आप दोनों से, आप में से जिसको वो सवाल अच्छा लगे उसका जवाब दे। मैं एक बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं भाई, एक जाट आदमी बौद्ध बनता है और मैनिपुलेशन करता है, इसको स्मार्ट मैनिपुलेशन कहेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोशल जस्टिस के हिसाब से आप सच में एक माइनॉरिटी के साथ धोखा कर रहे हैं? आप दोनों में से जो जवाब देना चाहें। देखिए मुझे जहां तक लगता है इस मामले में मैं जरा एक पुराना एक केस भी कोट करना चाहूंगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस गया और उस केस में पता चला कि एक व्यक्ति ने जमीन अधिग्रहण और जमीन के विवाद को लेकर हाई कोर्ट में माइनॉरिटी के नाम पर केस डाला। और जब पता चला, वो SC ST के नाम पर केस डाला कि साहब ये SC ST के जमीन का अतिक्रमण कर रहा है और तमाम तरह की चीजें। जब वो कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सारी चीजें निकाली तो पता चला कि साहब ये तो कन्वर्ट हो गया है और ये दूसरे की जमीन पर चर्च बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे की जमीन पर हालेलुया कर रहा है। जो भी हालेलुया जो भी होता है, मैं तो किया नहीं कभी, तो हालेलुया कर रहा है। तो मैं एक और चीज इसमें एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त समाज में, आप दोनों लोग उस पर बात कीजिएगा कि क्या SC ST और आदिवासियों को कन्वर्ट करके वो मजा ले रहे हैं साहब, 2 बोरी चावल का भी, सरकारी लाभ का भी,
प्रधानमंत्री आवास का भी, हर एक चीज का। और वो कागजों में SC ST हैं, पर सामाजिक तौर पर वो क्रिप्टो हो गए, वो कन्वर्टेड हो गए, वो मजे सबके ले रहे हैं। यानी कि उनको चावल भी मिल रहा है और वो हालेलुया भी कर रहे हैं, और साहब वो SC ST वाला बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं इसका एक छोटा उदाहरण एक और देता हूँ। दिल्ली में जितने भी सरकारी कर्मचारी है, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है, बहुत बड़ी आबादी कह रहा हूं, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, जो हालेलुया वाले हैं। लेकिन आप उनके बिलीफ देख लीजिए, आप उनसे बात कीजिए तो पता चलेगा कि साहब ये हालेलुया वाले हैं। लेकिन वो किस कोटे से आए हैं? आदिवासी कोटे से आए हैं। वो किस कोटे से आए हैं साहब? वो कोटे से आए हैं जो अति पिछड़ों के लिए ही वर्गीकृत है। तो क्या ऐसे लोगों पर अब दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर, और मैं कहता हूं अभी सुप्रीम कोर्ट ने और एक तरीके से कहा जाए भारत सरकार ने, इस आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप SC ST और SC का मजा नहीं ले पाएंगे। इस पर रोक लगा रखी है। मैं एक छोटा सा आपको बात कर रहा हूं, ये भविष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये बांध टूटा, अगर ये रोक टूट गई, तो आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी जो है तुरंत कन्वर्ट होगी। आज वो इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रही है क्योंकि उसे अति पिछड़ों का लाभ मिल रहा है। और अगर ये बांध, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे रोका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रोका है, अगर ये बांध टूटा तो आप सोचिए कितनी बड़े फोर्स में कन्वर्जन इस देश में आरंभ हो जाएगा। जी ठीक है श्रीकांत भाई, मेरा सवाल ना देव भाई से है कि देव भाई एक बात बताइए ना, जब जाट आंदोलन हुआ था कि हमको भैया आरक्षण दे दो, तो मैं ये मानता हूं कि वो एक टोटली पॉलिटिकल एक आंदोलन था, उसका आरक्षण से या जाटों से कोई लेना देना नहीं था। वो हुड्डा के बेटे और कांग्रेस द्वारा एक प्रायोजित पूरा आंदोलन था। लेकिन मन में एक जैसे होता है ना भाई, आपके माइंड में मैं बस एक थॉट डाल दूं, एक सिंपल थॉट बस मुझे डालना था, वो थॉट उस जाट आंदोलन ने डाल दिया। और वो देखिए आज बढ़ के कहां आया कि देखिए हो सकता है कि वो जो व्यक्ति हैं पुनिया साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि वो एकदम EWS सेक्शन से आते हो। बस निखिल पुनिया जी नाम के जाट हो, लेकिन उनके पारिवारिक स्थिति हो सकता है बहुत ही निम्न स्तर की हो, वो एक अलग मुद्दा है, तो उनको EWS के सेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो एक थॉट है कि कन्वर्ट कर जाओ, ये सच में एक बहुत डेंजरस है? और सच में वो जो लोग उस आरक्षण के सच में हकदार हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे बड़ा फ्रॉड कोई हो नहीं सकता, बट तू नटवर लाल से बड़ा ठग है। जी नन्हे भाई, पहले तो ये है कि आरक्षण है क्या? आरक्षण दो पैरों वाले इंसान को ये बता देना है कि तू लंगड़ा है और तूने अब थोड़ा भागना है। पैर अगले के दो ही हैं, लेकिन उसको कम मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना ही आरक्षण है। आरक्षण से अगर किसी जाति का भला होता तो हमारे जितने भी SC ST क्लास के जितने भी भाई हैं, उनको बहुत समय से आरक्षण है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है उन्हें, एक तनिक भी फायदा नहीं हुआ है उनको। आप उनकी जाके मानसिक अवस्था देखिए, आप जाके उनकी आर्थिक अवस्था देखिए, आप जाके उनकी सामाजिक अवस्था देखिए, किसी भी अवस्था में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात है कि क्या जाटों ने आरक्षण मांगा? हाँ, एक वक्त पर जाटों के एक सेक्शन को बरगलाया गया, बहकाया गया, और वो सारे बहकाने वाले, बरगलाने वाले कांग्रेसी थे। आज उस वक्त के आरक्षण आंदोलन के जितने भी नेता हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। वो सारे के सारों, कईयों ने तो बाल बढ़ा बढ़ा के खालिस्तानी बन चुके हैं। तीसरी बात ये है नन्हे भाई कि क्या ज्ञान पैसे का मोहताज है? अगर ज्ञान पैसे का मोहताज है तो अष्टावक्र तो बहुत गरीब थे। अष्टावक्र के पास तो कोई पैसा नहीं था, और अष्टावक्र से ज्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हुए। सुश्रुत जैसे लोग बहुत गरीब थे, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य थे, बहुत ही निम्न आर्थिक स्थितियां उनकी रही, और जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो सारे के सारे तो झोपड़ियों में ही तो रहते आए हैं। तो आरक्षण पैसे से, बिना पैसे के भी, हाँ पैसा संसाधन जुटा देता है, लेकिन बिना ज्ञान का भी पैसे का मोहताज नहीं होता है नन्हे भाई। अब जाटों के अंदर ये 2016 में जो पूरे का पूरा आग लगाई गई, पूरा हरियाणा जलाया गया, इसमें एक भी जाट शामिल नहीं था। मैं ये बात यहाँ पर बिल्कुल तसल्ली बख्श और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2016 की आगजनी में, 2016 में जो भी कुकर्म किए गए, उसमें एक भी जाट शामिल नहीं था। उसमें
कांग्रेस पार्टी के चाट चटुए शामिल थे, जिन्होंने दुकानें लूटी, भुट्टो की दुकानें लूटी, उन लोगों ने अचार तक की दुकानें लूट ली थी। और तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि और उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, अपने इनके घरों में मिले हैं यार, कपड़े मिले हैं इनके घरों में जाके, और इन्होंने जो कुकृत्य किया था, उस कुकृत्य का जो नतीजा वो सारे जाटों को भुगतना पड़ा। आज जाट की जो सामाजिक हैसियत होती थी, उस पर एक बहुत बड़े, उसकी साख पर एक बहुत बड़ा बट्टा है 2016 का आंदोलन। और आरक्षण में जब एक दो पैर वाले को आप ये बता दोगे कि तेरे को मैं ना लंगड़े का कोटा दिलवा दूंगा, और तूने भागना ही अब कम है, तो वो मेहनत नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में आरक्षण के बहुत ही खतरनाक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा है 60% से ज्यादा। उसको पता है कि 60% पे तेरे नंबर आ जाएंगे, तेरी नौकरी लग जाएगी, तो वो मेहनत ही उतनी कर रहा है। वो 60% की मेहनत करेगा तो 55% के ही नंबर वो लेके आता है। और जब 55% की मेहनत वो कर रहा है, तो उसकी बाकी की जो मेहनत है वो उसको कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने एक बैसाखी ले ली है आरक्षण नाम की। और जाटों को पैर तोड़ के बैसाखी देने की एक साजिश थी कांग्रेस सरकार द्वारा, जो भी पूरा का पूरा 2009 से ये आंदोलन चला और 2016 में इसका पटापेक्ष हुआ। जी, मैं एक बात बताऊं आपको देव भाई, मैं इसका ना मेरे पास इसका बड़ा एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपको सच बताऊं। अगर आपने किसी भी आरक्षण से कोई डिग्री, कोई नौकरी ली है, तो आपकी नेम प्लेट की आपकी डिग्री पे लिखा होना चाहिए कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अंडर जनरल सेक्शन है, या आपकी डिग्री डॉक्टर देव लोहान एमबीबीएस एमडी एससी कोटा, एडवोकेट इसमें तो और नहीं पीएचडी कुमार श्रीकांत एडमिशन इन एसटी कोटा। मैं भगवान कसम बता रहा हूं, उन डॉक्टर से लोग इलाज कराना बंद कर देंगे। अरे मैं एसटी कहाँ से, मुझे कहाँ से एसटी कह दिया भाई? अरे मैं महाराज एग्जाम्पल दिया है। नहीं ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो श्रीकांत भाई। मैं क्रिएटिव सा सॉल्यूशन बताता हूँ ना, जैसे गाड़ियों के नंबर प्लेट के कलर नहीं होते हैं, ठीक है, कि जो बिजली वाली गाड़ी है उसको हरा मिलेगा, हाइड्रोजन वाली को ब्लू मिलेगा, ऐसे कलर कोड कर दो इनके सबके कि भाई ये कलर कोड चलेगा। जिसने एसटी से लिया तो मैं नीला नहीं लूंगा, जिसका नाम सफेद से लिखा है वो जनरल कैटेगरी वो जनरल कैटेगरी का है, बाकी सब नहीं। कलर बात तो सुनो, और बैकग्राउंड नीला हो और लिखा नीले कलर से गया हो तो एकदम वो महादलित होगा। जी कैटेगरी। देखो मेरे पास बीम है यहाँ, बीम, इसे बीम कहते हैं, ये बीम है बस। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सरिया, जय रेत, जय बजरू, जय नकुल, जय सहदेव, जय कर्ण, जय अर्जुन, जय भीष्म पितामह। जी श्रीकांत भाई, धन्यवाद, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि ऐसे फ्रॉड्स को नोटराज से भी ज्यादा बड़ा फ्रॉडी घोषित करो। और सही बात है, आप सच में किसी जिस व्यक्ति का वहां जगह है उसकी जगह को आप आ रहे हैं ऐसे फ्रॉड्स करके। तो धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत। जय श्री राम, हर हर महादेव।